नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि मिस्टर डार्सी ने एलिजाबेथ को प्रपोज किया, यानी अपने दिल की बात कही, जिसे एलिजाबेथ ने ठुकरा दिया किन्हीं कारणों से। खैर, उसके बाद मिस्टर डार्सी ने अपनी सफाई के लिए एलिजाबेथ को एक खत लिख कर दिया। अब आगे भाग 14। जब मिस्टर डार्सी ने एलिजाबेथ को वो चिट्ठी दी थी, तो अगर उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसमें फिर से शादी का प्रस्ताव होगा, तो सच कहें तो उसने उस चिट्ठी में कुछ भी स्पेसिफिक एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसके मन में जो भावनाएं उठी वो बिल्कुल एक दूसरे से टकराती सी थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कैसा महसूस कर रही है। सबसे पहले तो उसे इस बात पर ही हैरानी हुई कि डार्सी को लगता था कि उसके पास माफी मांगने जैसा कुछ है, और फिर उसे पूरी तरह यकीन था कि कोई भी ऐसा इंसान जिसे थोड़ी भी शर्म हो, वो ऐसी बातें बताने से खुद ही शर्म के मारे चुप हो जाए। उसने नेदरफील्ड की घटनाओं पर डार्सी का पक्ष पढ़ना शुरू किया, लेकिन मन में पहले से ही भारी बायस था, यानी पक्षपात था। वो इतनी बेचैनी से पढ़ रही थी कि उसकी दिमाग में बैठ ही नहीं रहा था कि अभी क्या पढ़ रही है। उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि अगले सेंटेंस में क्या आने वाला है। उसकी बहन जेन के बारे में जो डार्सी ने लिखा, उसे एलिजाबेथ ने तुरंत झूठ मान लिया। और जब उसने शादी को लेकर जो असल और सबसे बड़ी आपत्तियां डार्सी ने बताई थीं, वो पढ़ी, तो उसे इतनी तेज गुस्सा आया कि उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की डार्सी को समझने की। उसे डार्सी की किसी बात में भी पछतावा नहीं दिखा। वो माफी मांगने के मूड में नहीं, बल्कि ज्यादा इगोइस्टिक लग रहा था। पूरी चिट्ठी उसे एक ही वाइब दे रही थी, एरोगेंस और घमंड का। लेकिन फिर जैसे ही विषय विक्रम पर आया और एलिजाबेथ ने थोड़े शांत दिमाग से पढ़ना शुरू किया, तो उसके लिए वो और भी ज्यादा शॉकिंग हो गया। और ये सब सच था तो उसने विक्रम के बारे में जो कुछ भी अब तक सोचा, वो सब पूरी तरह उल्टा पड़ रहा था। हर एक लाइन उसके अंदर डर, चिंता और एक तरह का इमोशनल कोलैप्स लेकर आ रही थी। उसे लगने लगा कि ये सब झूठ है, ये तो सरासर झूठ है। डार्सी बस मुझे मैनिपुलेट कर रहा है और कुछ नहीं। और जैसे ही वो चिट्ठी पूरी पढ़ी, आखिर के 1-2 पेज भी अच्छे से समझे बिना, उसने तुरंत बंद कर दिया और खुद से कहा, मैं इस पर जरा भी ध्यान नहीं देने वाली, और तो और दोबारा कभी इसे देखूंगी भी नहीं। लेकिन इस उथल पुथल भरी हालत में, जहां उसका मन एक पल को भी नहीं टिक रहा था, वो टहलने निकल गई। लेकिन इससे कुछ बदला नहीं। बस आधा मिनट बीता था कि उसने फिर से चिट्ठी खोल ली। उसने खुद को थोड़ा संभाला और इस बार विक्रम से जुड़ी हर बात को ध्यान से, धैर्य से पढ़ा। विक्रम का पेम्बरली परिवार से जो रिश्ता था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने खुद एलिजाबेथ को बताया था। और मिस्टर डार्सी के पिता की दरियादिली, जिसे एलिजाबेथ ने पहले कभी इस गहराई से नहीं जाना था, वो भी उसकी बातों से मेल खा रही थी। अब तक दोनों वर्जन्स में बातें एक दूसरे को सपोर्ट करती लग रही थी, लेकिन जैसे ही बात उस वसीयत की आई, जहां डार्सी के पिता ने विक्रम को एक चर्च पोजीशन देने की बात की थी और विक्रम ने बाद में पैसों को लेकर उससे खुद ही मना कर दिया था, वहां एलिजाबेथ को थोड़ा झटका लगा। विक्रम की बात उसके जहन में ताजा थी और उसे लगा कि किसी एक ने तो जबरदस्त झूठ बोला है। कुछ पल के लिए एलिजाबेथ को लगा कि शायद वो सच में विक्रम को लेकर गलत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने फिर से ध्यान से पढ़ा कि कैसे विक्रम ने खुद ही उस पोजीशन को ठुकरा दिया था और बदले में 3000 पाउंड ले लिए थे, वो फिर से कंफ्यूज्ड हो गई। उसने चिट्ठी एक बार फिर नीचे रखी, हर बात को इम्पार्शियल नजर से तौलने की कोशिश की, बिना किसी पार्शियलिटी के कि कौन ज्यादा क्रेडिबल लग रहा है। लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला। दोनों तरफ सिर्फ बातें थी, कोई पुख्ता सबूत नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो और आगे बढ़ती गई, हर एक लाइन इस बात का कंफर्मेशन बनती गई कि डार्सी जो कह रहा था वो झूठ नहीं हो सकता। और जो बात उसे पहले डार्सी के लिए सबसे बेइज्जती भरी लगती, वही अब उसे साफ दिख रही थी कि डार्सी ने शायद कोई गलती की ही नहीं थी। मिस्टर विक्रम पर मिस्टर डार्सी ने जो आरोप लगाए,
उसके फिजूल खर्च और चरित्रहीन व्यवहार को लेकर उन्होंने एलिजाबेथ को अंदर तक झकझोर दिया। सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि ये आरोप झूठ है। उसने विक्रम के बारे में भी पहली बार तभी सुना था जब वो शायर मिलिशिया में भर्ती हुआ था, और वो भी एक ऐसे नौजवान के कहने पर जिससे उसकी एक बार शहर में टकरा जाने पर बस थोड़ी बहुत पुरानी जान पहचान फिर से जुड़ गई थी। उसके पहले विक्रम ने जिंदगी कैसे बिताई इस बारे में हर्टफोर्डशायर में किसी को कुछ भी नहीं पता था, सिवाय इसके जो उसने खुद बताया था। और अगर उसे उसका असली स्वभाव जानने का कोई जरिया भी मिला होता तो एलिजाबेथ को कभी उसे जानने की जिज्ञासा ही नहीं हुई थी। विक्रम का चेहरा, आवाज, अंदाज सब कुछ ऐसा था कि उससे मिलते ही हर कोई यही मान लेता कि उसमें सारी अच्छाइयां मौजूद है। एलिजाबेथ ने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश की कि क्या कभी उसने कोई ऐसा काम किया हो, कोई ऐसा गुण दिखाया हो, कोई दयालुता, कोई ईमानदारी, जिससे उसे मिस्टर डार्सी के आरोपों से बचाया जा सके, या कम से कम उसकी कुछ अच्छाइयां उसकी पुरानी गलतियों के लिए थोड़ी बहुत ही सही लेकिन भरपाई कर सके। लेकिन अफसोस, उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया। उसके जहन में तो विक्रम अभी भी उसी आकर्षक मुस्कान, उसी शालीन बातचीत के अंदाज में खड़ा था, लेकिन उसके असल में क्या गुण थे वो नहीं दिख रहे थे। वो सिर्फ इतना याद कर पाए कि पूरे मोहल्ले में उसके मिलनसार व्यवहार की तारीफ होती थी और सेना के दस्ते में सब लोग उसकी कंपनी को पसंद करते थे। इस बिंदु पर थोड़ी देर ठहरने के बाद एलिजाबेथ ने फिर चिट्ठी पढ़ना शुरू किया, लेकिन अफसोस, जो कहानी अब सामने आई वो मिस डार्सी के साथ विक्रम के इरादों को लेकर थी, और उसमें कुछ ऐसे इशारे थे जो कॉलोनल फिट्जविलियम और एलिजाबेथ के बीच हुई पिछली सुबह की बातचीत से मेल खाते थे। आखिर में चिट्ठी में यह कहा गया कि अगर उसे पूरी सच्चाई जाननी हो तो वो सीधे कॉलोनल से पूछ सकती है, जिनसे एलिजाबेथ पहले ही सुन चुकी थी कि डार्सी के हर पर्सनल मैटर में उनकी भागीदारी रहती है, और जिनकी ईमानदारी पर एलिजाबेथ को जरा भी शक नहीं था। कुछ देर के लिए तो एलिजाबेथ को लगा कि वो सच में कॉलोनल से जाकर सब पूछे, लेकिन ये ख्याल उसे कुछ अजीब लगा, और फिर ये सोचकर उसने पूरी तरह छोड़ दिया कि मिस्टर डार्सी कभी इतनी बड़ी बात लिखने की हिम्मत नहीं कर सकते अगर उसे अपने कजिन के समर्थन पर पूरा यकीन न होता। अब उसे मिस्टर फिलिप्स के घर में हुए उस पहले डिनर की सारी बातें पूरी तरह याद आने लगी, जब वो पहली बार विक्रम से मिली थी। विक्रम की कही हुई कई बातें अब भी उसके जहन में एकदम ताजा थी। अब उसे साफ दिख रहा था कि कैसे एक अजनबी से इतनी पर्सनल बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और यह बात उसे पहले क्यों नहीं खटकी, ये सोचकर वो हैरान थी। उसे अब समझ में आ रहा था कि विक्रम ने खुद को आगे लाने के लिए कैसे सारी सीमाएं पार कर दी थी, और उसकी बातें और उसका असली बर्ताव एक दूसरे से कितने उल्टे थे। उसे याद आया कि विक्रम ने कैसे बड़े गर्व से कहा था कि उसे डार्सी से मिलने में कोई डर नहीं, डार्सी चाहे देश छोड़ दे लेकिन वो तो यहीं रहेगा। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगले ही हफ्ते होने वाले नेदरफील्ड बॉल में उसने खुद ही जाने से बचना ठीक समझा। उसे यह भी याद आया कि जब नेदरफील्ड का परिवार शहर में था, विक्रम ने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई थी सिवाय एलिजाबेथ के। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से चले गए, विक्रम ने अपनी कहानी हर जगह फैलानी शुरू कर दी। अब उसके पास कोई रोक टोक नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी डार्सी की इज्जत को गिराने में, जबकि उसने एलिजाबेथ से यह वादा किया था कि अपने पिता के सम्मान के कारण वो कभी भी उनके बेटे को बदनाम नहीं करेगा। अब जब एलिजाबेथ ने सब कुछ दूसरी नजर से देखा तो विक्रम से जुड़ी हर बात ही बिल्कुल अलग नजर आने लगी। मिस किंग के लिए उसका झुकाव अब सिर्फ और सिर्फ लालच से भरा हुआ लगा, और मिस किंग की मामूली सी दौलत भी अब विक्रम की सादगी नहीं बल्कि उसके कुछ पाने की भूख का सबूत बन गई थी। एलिजाबेथ को अब समझ में आया कि विक्रम का उसके साथ जो व्यवहार था वो भी किसी अच्छे इरादे से नहीं हो सकता था। या तो वो एलिजाबेथ की आर्थिक स्थिति को लेकर कोई गलत फहमी में था, या फिर सिर्फ अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए एलिजाबेथ के झुकाव को जानबूझकर बढ़ावा दे रहा था। अब तक जो थोड़ी बहुत लड़ाई उसके पक्ष में चल रही थी वो भी अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी, और मिस्टर डार्सी के पक्ष में भी अब उसे बात साफ साफ समझ आने लगी थी। जैसे कि मिस्टर बिंगले ने जेन से डार्सी को लेकर साफ कहा था कि उसका इस पूरे मामले में कोई दोष नहीं था। हाँ,
मिस्टर डार्सी का व्यवहार हमेशा रूखा और घमंडी जरूर रहा था, लेकिन इतनी नजदीकी पहचान के बाद भी एलिजाबेथ ने कभी भी उसे बेईमान या नीच नहीं पाया। नहीं उसने कभी किसी ऐसी आदत का प्रदर्शन किया जो कि उसकी नैतिकता पर सवाल खड़ा करे। उसका अपने रिश्तेदारों में भी मान सम्मान था, यहां तक कि खुद विक्रम ने भी उसे एक अच्छे भाई की तरह माना था। एलिजाबेथ ने भी कई बार सुना था कि डार्सी अपनी बहन के लिए कितनी मोहब्बत और फिक्रमंदी से बात करता है, जो साबित करता था कि उसमें इंसानियत और अपनापन है। अगर सचमुच उसने वो सब किया होता जो विक्रम ने कहा था, तो इतनी बड़ी गलती दुनिया की नजरों से कैसे छुपी रह गई? और फिर अगर वो इतना गलत इंसान होता तो मिस्टर बिंगले जैसा नेकदिल आदमी उससे दोस्ती ही कैसे रखता? इन्हीं सब सोच ने एलिजाबेथ को खुद से ही शर्मिंदा कर दिया। न तो डार्सी और न ही विक्रम, किसी को लेकर सोचने पर भी वो खुद को अंधी, पक्षपाती, बचकानी और बिल्कुल ही बेवकूफ महसूस करने लगी। उसने खुद से कहा, यानी मन ही मन, मैंने कितनी घटिया हरकत की है। मैं जो खुद को इतना समझदार समझती थी, मैं जिसे लगता था कि मेरी सूझबूझ सबसे बेहतर है, मैं जो कि अपनी बहन जेन की मासूमियत को हमेशा हल्के में लेती रही और खुद की झूठी समझदारी पर इतराती रही। कितनी शर्मनाक बात है ये, और फिर भी कितनी जायज। अगर मैं किसी से प्यार में होती तो शायद इतनी अंधी नहीं होती, लेकिन ये मोहब्बत नहीं, मेरा घमंड था जो मुझे ले डूबा। एक का ध्यान पाकर खुश हो गई और दूसरे की बेरुखी से चिढ़ गई, और वो भी सिर्फ हमारी जान पहचान की शुरुआत में ही। मैंने जानबूझकर अपनी पसंद नापसंद को हकीकत बना लिया, और जहां सोच विचार की जरूरत थी वहां बेवकूफी और नासमझी को आगे बढ़ने दिया। यहां तक कि इस पल तक मुझे खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब उसका ध्यान खुद से हटकर जेन पर गया और फिर सीधे बिंगले की तरफ। और तभी उसे फिर याद आया कि डार्सी की सफाई जो उसने चिट्ठी में दी थी, पहले कितनी अधूरी लगी थी। उसने उसे फिर से पढ़ा और इस बार उसका असर बिल्कुल अलग था। एलिजाबेथ सोचने लगी, अगर एक बात में डार्सी की कही बात को मानना पड़े तो फिर दूसरी में क्यों नहीं? डार्सी ने साफ साफ कहा था कि उसे जेन के मन की बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और एलिजाबेथ को अब शार्लेट की राय भी याद आने लगी। उसे यह बात भी स्वीकार करनी पड़ी कि डार्सी का जेन को लेकर जो वर्णन था वो बिल्कुल सही था। जेन की भावनाएं गहरी थीं, लेकिन वो उन्हें जाहिर नहीं करती थी, और उसकी शांत मुस्कान और सौम्य स्वभाव के पीछे वो भावुकता ज्यादा खुलकर नहीं आ पाती थी। जब एलिजाबेथ चिट्ठी के उस हिस्से पर पहुंची जहां उसके परिवार के बारे में डार्सी ने सख्त मगर बिल्कुल सही शब्दों में बात की थी, तो उसे अंदर से एक गहरा पछतावा हुआ। डार्सी ने जो आरोप लगाए थे वो इतने सच और तीखे थे कि एलिजाबेथ उन्हें झुठला ही न सकी। निदरफील्ड के बॉल में जो कुछ हुआ था और जिसे डार्सी ने अपने पहले विरोध की पुष्टि के तौर पर बताया था, वो सब एलिजाबेथ को भी अब उतना ही खराब लग रहा था जितना शायद डार्सी को तब लगा होगा। हालांकि चिट्ठी में डार्सी ने एलिजाबेथ और जेन की तारीफ भी की थी, जिसने थोड़ी राहत जरूर थी, लेकिन यह राहत उस शर्म से नहीं उबार सकी जो कि अपने ही परिवार के कारण उसे महसूस हो रही थी। अब जब एलिजाबेथ सोचने लगी कि जेन का दिल टूटा तो उसमें सबसे ज्यादा दोष उसके अपने ही रिश्तेदारों का था, और यह सोचकर कि उनकी वजह से उसका और जेन का मान सम्मान कितना आहत हुआ, तो वो पहले से कहीं ज्यादा दुखी हो गई। एलिजाबेथ 2 घंटे तक रास्तों में यूं ही भटकती रही, कभी सोचती, कभी पछताती, कभी घटनाओं का दोबारा विश्लेषण करती। इतने अचानक और इतने अहम बदलाव को समझने और स्वीकारने की कोशिश में ही उसका मन थक गया था। थकान और यह एहसास कि वो कितनी देर से बाहर है उसे घर वापस ले आया। घर लौटते ही उसे बताया गया कि रोजिंग से दोनों सज्जन उसके पीछे घर आए थे। मिस्टर डार्सी तो बस कुछ मिनटों के लिए विदा लेने आए थे, लेकिन कॉलोनल काफी देर तक वहीं बैठे रहे और एलिजाबेथ के लौटने का इंतजार करते रहे। वो तो लगभग बाहर निकलकर उसे ढूंढने तक का मन बना चुके थे। एलिजाबेथ ने ऊपर से तो दिखाया कि उन्हें मिस करने का उसे अफसोस है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे बहुत राहत मिली। अब उसका ध्यान किसी और पर नहीं था सिवाय उस चिट्ठी के।
अगली सुबह दोनों सज्जन रोजिंग्स से रवाना हो गए। मिस्टर कॉलिंस पहले से ही लॉज के पास उनकी विदाई के लिए खड़े थे और वापसी में उन्होंने बड़ी खुशी से जानकारी दी कि दोनों की तबीयत ठीक थी और वो इतने दुखद दृश्य के बाद भी जितना संभव हो उतने ठीक मूड में लग रहे थे। फिर वो तुरंत रोजिंग्स पहुंच गए लेडी कैथरीन और उनकी बेटी को दिलासा देने के लिए। और लौटते वक्त उन्होंने बड़े संतोष से उनकी तरफ से एक मैसेज भी लाया कि उन्हें बहुत सूना सूना लग रहा है और वो चाहती हैं कि सब लोग उनके साथ डिनर करें। एलिजाबेथ जब लेडी कैथरीन से मिली तो उसके मन में एक ही बात चल रही थी। अगर उसने हां कर दी होती तो आज शायद वो खुद उनकी होने वाली बहू के रूप में उनके सामने होती। और फिर ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई कि तब लेडी कैथरीन का गुस्सा कितना जोरदार होता, क्या कहती वो, कैसे बिहेव करती। इन्हीं सवालों से वो मन ही मन रोमांचित हो उठी। डिनर से पहले पहली बातचीत रोजिंग्स के मेहमानों की कमी को लेकर हुई। हमें तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, लेडी कैथरीन ने कहा। मुझे लगता है कोई और इतना फील ही नहीं कर सकता जितना मैं करती हूं। मुझे इन दोनों लड़कों से बहुत लगाव भी है, उन्हें भी जाना बहुत बुरा लगा, पर ऐसा तो हमेशा होता है। कर्नल तो आखिरी तक थोड़े नॉर्मल दिखने की कोशिश करते रहे, लेकिन डार्सी को तो बहुत ज्यादा असर पड़ा। मुझे लगता है इस बार तो पिछले साल से भी ज्यादा उसका रोजिंग से लगाव बढ़ता जा रहा है। मिस्टर कॉलिंस ने इस पर तुरंत एक तारीफ और एक संकेत टाइप बात जोड़ दी, जिसे मां बेटी दोनों ने मुस्कुराकर एक्सेप्ट कर लिया। डिनर के बाद लेडी कैथरीन ने नोटिस किया कि एलिजाबेथ कुछ उदास लग रही है और फिर खुद ही मान लिया कि शायद उन्हें इतनी जल्दी घर जाने का मन नहीं है और कहने लगी, मिस बेनेट, अगर ऐसा है तो अपनी मम्मी को लेटर लिखकर कहो कि तुम कुछ दिन और रुक सको। मुझे पूरा विश्वास है कि मिसेस कॉलिंस को तुम्हारी कंपनी से बहुत खुशी होगी। एलिजाबेथ ने जवाब दिया, जी आपकी दयालु इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। मुझे अगले शनिवार तक टाउन पहुंचना ही है। लेडी कैथरीन कुछ हैरान हुई। ओह, इसका मतलब तुम यहां सिर्फ 6 हफ्ते ही रहोगी। मैंने तो सोचा था कि तुम कम से कम 2 महीना रुकोगी। मिसेस कॉलिंस से भी पहले मैंने यही कहा था। भला इतनी जल्दी जाने की तो कोई जरूरत नहीं थी। मैं ये पक्का कह सकती हूं कि मिसेस बेनेट तुम्हें 2 हफ्तों के लिए मिस नहीं करेगी। एलिजाबेथ मुस्कुराते हुए बोली, फिर मेरे पापा करेंगे ना मैम। उन्होंने पिछले हफ्ते ही चिट्ठी भेजकर मेरी वापसी की रिक्वेस्ट की थी। लेडी कैथरीन बोली, अरे पापा को तो बेटियां वैसे भी ज्यादा जरूरी नहीं लगती। अगर तुम्हारी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी रुकने दे सकते हैं। और अगर तुम पूरा 1 महीना और रुकती हो तो मैं तुम्हें लंदन तक छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं जून के शुरू में ही 1 हफ्ते के लिए वहां जा रही हूँ। और क्योंकि डॉसन को बरोश बॉक्स से कोई आपत्ति नहीं है तो उसमें एक के लिए अच्छी खासी जगह है। और अगर मौसम ठंडा रहा तो मैं दोनों को भी ले जा सकती हूँ, क्योंकि तुम दोनों कोई बहुत बड़ी तो हो नहीं। एलिजाबेथ ने इसका आदर सहित जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं मैम, लेकिन लगता है कि हमें अपने पहले वाले प्लान पे ही टिके रहना पड़ेगा। लेडी कैथरीन ने हार मान ली। अच्छा मिसेस कॉलिंस, आपको उनके साथ एक नौकर जरूर भेजना चाहिए। आप जानती हैं मैं दिल की बात बोले बिना नहीं रह सकती, और मुझे 2 लड़कियों का अकेले ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और फिर ये ठीक भी नहीं है। इनकी उम्र के हिसाब से ये बहुत इम्प्रॉपर है। जब मेरी भतीजी जॉर्जियाना पिछले समर रैम्सगेट गई थी तब मैंने ये पक्का किया था कि 2 आदमी नौकर उसके साथ जाएं। मिस डार्सी, मिस्टर डार्सी की बेटी और लेडी एनी की बच्ची अलग ढंग से ट्रैवल करे, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। कम से कम मैं तो ऐसे मामलों में बहुत ध्यान देती हूँ। मिसेस कॉलिंस, आपको जॉन को उनके साथ भेजना चाहिए। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, वरना आपके लिए बात सच में थोड़ी शर्मनाक होती कि आपने उन्हें अकेले भेज दिया। सो काइंड ऑफ यू मैम, लेकिन हमारे लिए मेरे मामा नौकर भेजेंगे, एलिजाबेथ ने बताया। ओह, तुम्हारे मामा? लेडी कैथरीन बोली, तो वो एक मर्द नौकर रखते हैं? बहुत अच्छा है, कम से कम कोई तो है जो ऐसी बातों का ध्यान रखता है। अच्छा, घोड़े कहाँ बदलवाओगे? ओह, ब्रॉमले पर। सही है, वहां बेल नाम के होटल में मेरा नाम लेना, तुमसे अच्छे से बर्ताव किया जाएगा। इसके बाद लेडी कैथरीन ने उनकी यात्रा को लेकर और भी ढेर सारे सवाल पूछे, और क्योंकि इस बार वो हर सवाल का जवाब खुद नहीं दे रही थी,
एलिजाबेथ को ध्यान से सुनना पड़ रहा था, जो उसकी नजर में एक तरह से अच्छा ही था, वरना उसके मन की हालत कुछ ऐसी थी कि वो शायद भूल ही जाती कि वो कहां बैठी है। अब सोच विचार तो अकेले वक्त में ही किया जा सकता था, और जब भी एलिजाबेथ को अकेले चलने का मौका मिलता वो पूरी तरह से उन उलझे हुए एहसासों में डूब जाती, जो अब उसके लिए एक तरह का राहत बन चुके थे, चाहे वो कड़वे ही क्यों ना हो। मिस्टर डार्सी का लिखा हुआ खत अब तो उसे लगभग जुबानी याद होने लगा था। हर लाइन को वो बार बार पढ़ती थी। उसके मन में डार्सी के लिए कभी बहुत गुस्सा होता तो कभी अचानक गहरी हमदर्दी। जब वो उसकी चिट्ठी का रुख और लहजा याद करती तो अब भी उसका खून खौलने लगता था। लेकिन फिर जब ये सोचती कि उसने खुद कितनी गलत फहमियों से उसे जज किया था तो उसे खुद पर ही गुस्सा आता। डार्सी की मायूसी अब उसे चुभती नहीं थी, बल्कि उस पर दया आने लगी थी। उसके जज्बातों ने एलिजाबेथ के मन में कृतज्ञता जगा दी थी, और उसका स्वभाव चाहे जितना सख्त क्यों ना रहा हो, अब उसे इज्जत देने लायक लगने लगा था। पर इतना सब होने के बावजूद भी एलिजाबेथ आज भी अपने इनकार को लेकर कोई पछतावा महसूस नहीं कर पा रही थी, और ना ही उसमें इतनी सी भी चाह बची थी कि वो डार्सी से दोबारा मिले। अपने ही बर्ताव पर उसे निरंतर अफसोस हो रहा था, और अपनी फैमिली की आदतों और गलतियों पर एक गहरी भारी शर्म। ये ऐसी बातें थीं जिनमें अब किसी सुधार की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके पापा तो बस हंसते रहते थे। उन्हें कभी यह गंभीरता ही महसूस नहीं होती थी कि वो अपनी छोटी बेटियों की लापरवाही को थोड़ा कंट्रोल करे। और उसकी मम्मी, वो तो खुद इतनी बिना तमीज और बिना समझ वाली थी कि दूसरों की गलतियां उन्हें दिखती ही नहीं थी। एलिजाबेथ ने कई बार जेन के साथ मिलकर कैथरीन और लीडिया को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब मां ही उन्हें हर बात की छूट देती हो तो सुधार की क्या उम्मीद रहती। कैथरीन तो वैसे भी कमजोर सोच वाली और चिड़चिड़ी थी, और पूरी तरह से लीडिया की बातों में आ जाती थी। इसलिए जब भी कोई उन्हें सही रास्ते की बात कहता तो उल्टा चिढ़ जाती थी। और लीडिया, वो तो जितनी जिद्दी थी उतनी ही लापरवाह। वो तो सलाह सुनने का भी जरा सा इरादा नहीं रखती थी। दोनों ही अनपढ़, आलसी और घमंडी थी। जब तक कोई अफसर मेरिटन में होता तो बस उसे लेकर फ्लर्ट करना चाहती, और जब तक मेरिटन लॉन्गबॉर्न से चलकर जाने की दूरी में है तब तक वो वहां जाती ही रहेंगी। इसके अलावा एलिजाबेथ को जेन को लेकर भी चिंता लगी रहती थी। मिस्टर डार्सी के स्पष्टीकरण ने बिंगले को फिर से जेन की नजर में ठीक कर दिया था, और यही बात एलिजाबेथ को और ज्यादा दुख दे रही थी। अब जब उसे यह यकीन हो गया था कि बिंगले के इमोशंस बिल्कुल सच्चे थे और उसके बिहेवियर में कोई कमी नहीं थी, सिवाय इस बात के कि उसने अपने दोस्त की बातों पर बिना सवाल किए भरोसा कर लिया, तो वो सोचती थी कि जेन ने कितनी बड़ी चीज खो दी, और वो भी अपनी ही फैमिली की बचकानी हरकतों की वजह से। और जब इन सारी बातों में विक्रम के असली चेहरे का खुलासा भी जुड़ गया तो एलिजाबेथ के लिए पहले जैसी खुशमिजाजी बनाए रखना अब लगभग नामुमकिन हो गया। रोजिंग्स में उनके आखिरी हफ्ते की मुलाकातें उतनी ही बार हो रही थी जितनी की शुरुआत में होती थी। आखिरी शाम भी वहीं बिताई गई। उस दिन लेडी कैथरीन ने फिर से उनकी यात्रा का पूरा डिटेल्स जानना चाहा, उन्हें पैकिंग के सही तरीके समझाए, और यहां तक कि कपड़े रखने के तरीके को लेकर इतना जोर दिया कि मारिया को लगा कि अब उसे पूरा ट्रंक खोलकर सब दोबारा पैक करना पड़ेगा। अंत में जब विदा का समय आया तो लेडी कैथरीन ने बड़े अहंकार भरे लहजे में उन्हें अच्छी यात्रा की शुभकामनाएं दी, और फिर उन्हें अगले साल हंसफोर्ट आने का निमंत्रण भी दिया। और मिस डिबर्ग ने तो इतना प्रयास भी किया कि थोड़ा सा झुककर नमस्ते किया और दोनों को हाथ बढ़ाकर विदा दी। शनिवार सुबह नाश्ते पर एलिजाबेथ और मिस्टर कॉलिंस बाकी सबके आने से कुछ मिनट पहले ही मिल गए। मिस्टर कॉलिंस ने तुरंत मौका देखकर विदाई की औपचारिकताएं निभानी शुरू कर दी, जिन्हें वो बेहद जरूरी समझते थे। मिस एलिजाबेथ, उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मिसेस कॉलिंस ने अभी तक आपको हमारे यहां आने के लिए अपनी कृतज्ञता जताई या नहीं, लेकिन मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप हमारे घर से जाएं तो शुक्रिया जरूर लेकर जाएं। आपके साथ का सौभाग्य हम दोनों ने बहुत महसूस किया है। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे साधारण से घर में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को आकर्षित कर सके। हमारी सादगी, छोटे कमरे, कम नौकर चाकर और दुनिया से लगभग कोई मेल जोल नहीं है।
इन सबसे हंसफोर्ड जैसी जगह एक नौजवान लड़की के लिए बहुत नीरस लग सकती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप हमारी विनम्रता को समझेंगे और ये मानेंगे कि हमने आपकी यात्रा को सुखद बनाने की पूरी कोशिश की। एलिजाबेथ ने तुरंत मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया और भरोसा दिलाया कि उसने यहां बहुत अच्छा समय बिताया है। उसने शार्लोट के साथ बिताए 6 हफ्ते को बेहद सुखद बताया। शार्लोट की मौजूदगी और सबका अपनापन ऐसा था कि एलिजाबेथ को यहां कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। मिस्टर कॉलिंस इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और हल्की सी गंभीर मुस्कान के साथ बोले, जी मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि आपका समय यहां ठीक ठाक बीता। देखिए, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही की थी और ऊपर से रोजिंग्स के साथ हमारे संबंधों की वजह से आपको एक उच्च समाज से मिलाने का जो सौभाग्य मिला, उससे हमारा एक छोटा सा घर थोड़ा और दिलचस्प हो गया होगा। सच कहूं तो लेडी कैथरीन के परिवार से हमारा संबंध एक ही ऐसी अनोखी उपलब्धि है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। आपने खुद देखा होगा कि हम उनके यहाँ कितनी बार आमंत्रित होते हैं। इस साधारण सी जगह के सभी सीमित साधनों के बावजूद जब किसी को रोजिंग्स जैसी जगह से संबंध मिले हों तो फिर वो दया का पात्र नहीं हो सकता। इतना बोलते बोलते मिस्टर कॉलिंस इतने भावुक हो गए कि उन्हें कमरे में इधर उधर टहलना पड़ा। वहीं एलिजाबेथ ने कोशिश की कि वो अपने जवाबों में शालीनता और सच्चाई दोनों को बचाकर रखे। मिस्टर कॉलिंस ने आगे कहा, आप तो अब हमारे बारे में हर्टफोर्डशायर में एक अच्छी राय लेकर जाएंगे, क्यों मिस एलिजाबेथ? मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा ही करेंगे। आपने लेडी कैथरीन का मिसेस कॉलिंस के प्रति जो स्नेह दिखाते हुए देखा है, वो तो हर दिन का अनुभव रहा है। मुझे भरोसा है कि आपको यह नहीं लगेगा कि आपकी दोस्त ने कोई गलत फैसला किया है। हालांकि इस मुद्दे पर ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा। बस इतना कहूंगा कि मिस एलिजाबेथ, मैं दिल से दुआ करता हूं कि आपको भी शादी में वैसा ही सुख मिले जैसा मुझे और मेरी प्रिय शार्लोट को मिला है। हमारे सोचने का तरीका, हमारी बातें, सब कुछ एक जैसा है। ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हों। एलिजाबेथ ने ईमानदारी से कहा कि अगर ऐसा है तो यह सचमुच बहुत बड़ी खुशी की बात है, और उतनी ही सच्चाई से उसने यह भी जोड़ा कि उसे इस बात की पूरी तरह से खुशी है कि मिस्टर कॉलिंस को अपने घर गृहस्थी से सच्चा संतोष मिल रहा है। हालांकि वो इस लंबी व्याख्यान से राहत महसूस कर रही थी जब शार्लोट वहां आ गई। वही शार्लोट जिनकी वजह से यह सारा परिचय शुरू हुआ था। एलिजाबेथ के मन में हल्की उदासी थी कि शार्लोट को वो ऐसे माहौल में छोड़कर, लेकिन फिर उसे याद आया कि शार्लोट ने यह सब अपनी मर्जी से चुना है, और भले ही वो अपने मेहमानों के जाने से थोड़ा उदास दिख रही थी, उसने कभी यह संकेत नहीं दिया कि उसे किसी से हमदर्दी चाहिए। उसका घर, उसकी गृहस्थी, पैरिश और उसकी मुर्गियां और इन सब से जुड़े छोटे छोटे काम अभी भी उसे खुशी देते थे। आखिरकार बग्घी आ गई, सामान बांध दिया गया, थैले अंदर रख दिए गए और हैरान हो गया कि सब कुछ तैयार है। दोस्तों के बीच भावुक विदाई हुई। एलिजाबेथ को मिस्टर कॉलिंस बग्घी तक छोड़ने आए। जब वो बगीचे से होकर जा रही थी तब मिस्टर कॉलिंस उन्हें बार बार उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं और सम्मान भेजने का आदेश दे रहे थे। साथ ही लॉन्गबॉर्न में सर्दियों के दौरान जो आदर सत्कार उन्हें मिला था उसके लिए धन्यवाद भी दिलवाने को कहा। उन्होंने मिस्टर और मिसेस गार्डिनर को भी, जिनसे वो कभी मिले ही नहीं थे, अपनी शुभकामनाएं भेजने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने एलिजाबेथ को बग्घी में बिठाया। मारिया भी उसके पीछे बैठ गई और दरवाजा बंद होने ही वाला था कि अचानक मिस्टर कॉलिंस को जैसे कुछ याद आ गया। थोड़ी घबराहट के साथ बोले, अरे हम तो अभी तक रोजिंग्स की लेडीज के लिए कोई संदेश देना भूल ही गए। फिर जल्दी से बोले, लेकिन खैर कोई नहीं, पर आप जरूर चाहेंगे कि मैं आपकी ओर से कोई नम्र सम्मान या यहां मिलने वाली मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा करूं। क्यों, चाहती है ना? कोई नहीं, मैं कर दूंगा। एलिजाबेथ ने कोई विरोध नहीं किया। तब जाकर दरवाजा बंद हुआ और बग्घी चल पड़ी। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद मारिया अचानक बोल पड़ी, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे हम बस 1-2 महीने पहले ही आए थे, और देखो इस दौरान कितनी सारी बातें हो गई। एलिजाबेथ ने थके हुए अंदाज में जवाब दिया, हाँ वाकई बहुत कुछ हुआ। मारिया ने जोड़ा, हमने रोजिंग्स में 9 बार डिनर किया,
और 2 बार चाय भी पी। अब तो बताने के लिए बहुत कुछ होगा। एलिजाबेथ ने मन ही मन जोड़ा और छुपाने के लिए भी। उनका सफर बिना किसी बड़ी बातचीत या परेशानी के कट गया। हंसफोर्ड से निकलने के 4 घंटे के अंदर ही वो मिस्टर गार्डिनर के घर पहुंच गए, जहां उन्हें कुछ दिन ठहरना था। जेन स्वस्थ लग रही थी, लेकिन एलिजाबेथ को उसके मन की हालत को ठीक से समझने का ज्यादा मौका मिला नहीं, क्योंकि उनकी मामी ने दोनों बहनों के लिए पहले से ही कई सारी मुलाकातों और कार्यक्रमों की योजना बना रखी थी। लेकिन जेन को एलिजाबेथ के साथ लॉन्गबर्न जाना था और वहां समय की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि एलिजाबेथ के लिए खुद को रोकना मुश्किल था कि वो लॉन्गबर्न पहुंचने तक मिस्टर डार्सी के प्रस्ताव की बात जेन को न बताए। उसे जानकर बहुत रोमांच हो रहा था कि उसके पास कुछ ऐसा राज है जिसे बताकर जेन चौंक जाएगी, और साथ ही ये बात एलिजाबेथ के अंदर की उस थोड़ी बहुत बची हुई घमंड भरी संतुष्टि को भी खुशी दे रही थी, जिसे वो अब तक पूरी तरह से छोड़ नहीं पाई थी। लेकिन जो चीज उसे अब तक चुप रखी थी वो थी उसकी उलझन कि वो कितनी बात जेन को बताए और कितनी नहीं। उसे डर था कि अगर एक बार इस विषय पर बात शुरू हुई तो वो खुद को रोक नहीं पाएगी और शायद बिंगले से जुड़ी कोई ऐसी बात कह बैठेगी जिससे जेन का दिल और ज्यादा टूट जाए। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का, और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।